दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। यह केस 9 मई 2012 का था, जिसके अंदर एक मास मर्डर हुआ था आगरा के अंदर, और जिसको आप ब्रूटली मर्डर के नाम से भी जान सकते हो कि एक ही फैमिली के 6 इंसानों की हत्या की गई थी, जिसके अंदर एक फार्मर, उसकी पत्नी और 4 छोटे बच्चे थे। बच्चे थे वो माइनर थे। इस केस के अंदर फार्मर सत्यवान था, उसकी वाइफ पुष्पा थी, उसके 4 माइनर चाइल्ड आरती, कन्हैया, मछला और गुड़िया। ये चारों जो बच्चे थे वो माइनर थे। इस केस के अंदर जिस पर आरोप लगे वो और कोई नहीं था, वो सत्यभान का ब्रदर था, भाई था। और उस पे ये आरोप लगे थे कि इन 6 इंसानों का मर्डर सत्यभान के भाई ने ही किया है, गंभीर सिंह ने। और साथ में पुलिस ने इसको और इसके फ्रेंड को अरेस्ट किया था। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई इस केस के बारे में, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की। इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया, कुछ 5 एलिमेंट जो पुलिस ने उसमें एक्सप्लेन किए हुए थे, उसको मैं आपको एक सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं। आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। और मैं इस केस का रिलेशन आपका एविडेंस एक्ट, जो कि पहले एविडेंस एक्ट था, अब जिसको साक्ष्य अधिनियम बना दिया गया है। पहले जो सीआरपीसी था उसको अब नई शेप दे दी गई है। जो पहले आईपीसी था अब उसको नई शेप दे दी गई है। तीनों कानूनों को नाम बदलकर उसमें कुछ अमेंडमेंट करके उसमें कुछ चेंजेस करके बना दिए गए हैं। तो उन तीनों कानूनों का इस केस के साथ कैसे आप याद कर पाओगे, कौन कौन से कंसेप्ट इससे रिलेट कर पाओगे, वो भी मैं आज आपको इसमें इसके माध्यम से बताने जा रहा हूं। इस केस के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस ने क्या स्टेटमेंट दी कि गंभीर सिंह ने और उसके फ्रेंड ने अपना कन्फेशन स्वीकार कर लिया है कि उसने ही यह मर्डर किया है। यानी कि 6 इंसानों का जो मर्डर हुआ था, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह लिखा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान गंभीर सिंह ने और उसके फ्रेंड ने अपना यानी कि गुनाह कबूल कर लिया है। यह इन्वेस्टिगेशन में गंभीर सिंह की और उसके फ्रेंड की स्टेटमेंट थी। उसके बाद सत्यभान, इसको स्टोरी को बैक में ले जाती है पुलिस और ये कहती है कि जो सत्यभान था और उसका ब्रदर गंभीर सिंह था, इन्होंने 2007 में अपनी मां का ही मर्डर कर दिया था। जिस केस में ये बेल से बाहर आए थे, और बेल से बाहर आने के बाद गंभीर सिंह ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ शेयर सत्यभान से लेना चाहा, लेकिन उसने वो शेयर उसको दिया नहीं, जिसके कारण इसने उसकी पूरी फैमिली का यानी कि सत्यभान का, पुष्पा का और उन 4 बच्चों का मास मर्डर कर दिया। तो ये सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन थी ये पुलिस के द्वारा की गई थी। और पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली गई, जब इसका ट्रायल 2017 तक सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा था, तो वहां पर सेशन कोर्ट के जो जज थे उन्होंने गंभीर सिंह को दोषी पाया और इसको क्या दे दी, डेथ पेनल्टी की सजा दे दी। यानी कि अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ऑफ सेशन में आया। कोर्ट ऑफ सेशन में जो जज थे उन्होंने इसकी सारी की सारी चीजों को देखा, रिलेट किया, सर्कमस्टांस और फैक्ट को देखा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना, डिफेंस लॉयर को सुना और अपना एक जजमेंट दिया 2017 के अंदर, जिसके अंदर यह बताया गया कि गंभीर सिंह जो था वो दोषी पाया गया है और उसको डेथ पेनल्टी की सजा दी जाती है। यही केस की अपील गंभीर सिंह के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में की गई, जहां पर 2019 में उसका भी एक जजमेंट आया, जिसने सेशन कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड किया। मतलब जो का तो ही रखा, उसमें कोई फर्दर चेंज नहीं किया गया। यानी कि हमारी जो 2 कोर्ट थी, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, उसने इस केस के अंदर गंभीर सिंह जो आरोपी थे, एक्यूज थे, जो कल्प्रिट थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, उनको उसको डेथ की सजा सुनाई गई। अब 2020 के अंदर गंभीर सिंह के द्वारा एक अपील हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जब यह अपील जाती है तो इसका 2025 में इसका जजमेंट आता है, जो आप सभी को चुका देगा। 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना, इसकी अपील को सुना और फैक्ट और सर्कमस्टांसिस को देखा, एविडेंस को देखा और स्टेटमेंट को रिलेट किया, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने एक क्या किया कि गंभीर सिंह को एक्विट करार दे दिया। यानी कि
उसको दोषी ना बताते हुए निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। यह एक 6 सालों के बाद जब उसको यह पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट की अपील जब उसकी सुनी गई है और उसको एक्विट कर दिया गया है, तो सेंट्रल जेल ऑफ आगरा से उसको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को तुरंत हम रिलीज करने का ऑर्डर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर क्या पाया? सबसे पहली बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की बेंच थी उसने इस फैसले को सुनाया। अब वो 3 जज कौन कौन से थे, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से फैक्ट को देखा जाता है, किस तरह से सर्कमस्टांसिस को देखा जाता है, किस तरह से एक्सपीरियंस मैटर करता है और किस तरह से इंसान की नॉलेज और लॉ प्रोफेशन के अंदर डीप नॉलेज मैटर करती है। जो हमारे जो 3 जज थे उनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ, उनका वर्क एक्सपीरियंस, फिर उनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने कौन से ऐसे फैक्ट निकाले जिसके बेस पे गंभीर सिंह को एक्विट कर दिया गया था। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की बेंच थी उसमें जो पहले जज थे वो जस्टिस विक्रमनाथ जी थे। जस्टिस विक्रमनाथ जी क्या है, वो पहले 2021 के अंदर 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एज ए जज बने थे, सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे, यानी कि अपॉइंटमेंट हुई थी उनकी। और उसके बाद ये अगर अगर हम सीनियरिटी को फॉलो करेंगे, अगर हमारा देश का कानून या हमारा देश पार्लियामेंट जब 54th चीफ जस्टिस की अगर नियुक्ति होगी तो सीनियरिटी के हिसाब से ये हमारे चीफ जस्टिस भी होंगे। इनके ये क्या था, इनका एक्सपीरियंस क्या था, फॉर्मर सीजीआई गुजरात हाई कोर्ट, ये गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इन्होंने वहां का भी एक्सपीरियंस है इनके पास। फॉर्मर जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया है। और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जिन्होंने लाइव स्ट्रीम को पहली बार देश के पोर्टल पे लेके आए, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग की, वो 2020 में यूट्यूब पर, और जब क्या चला था कोविड-19, तो ये सब जो कार्य किए थे ये हमारे जस्टिस विक्रम नाथ जी ने किए थे। और इसके बाद और इनके पास 17 साल का प्रैक्टिस एज ए लॉयर एक्सपीरियंस था जो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी। और इसके बाद जो सेकंड थे जस्टिस संजय, जो जस्टिस संजय हैं वो क्या है, फॉर्मर चीफ जस्टिस पटना के अंदर और त्रिपुरा के अंदर हाई कोर्ट में वो वर्क कर चुके हैं। और इन्होंने हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में भी काम किया है। जो तीसरे जज है वो कौन थे, जस्टिस संदीप मेहता। संदीप मेहता ने क्या किया, 9 नवंबर 2023 को एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर ये सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए थे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रहे हैं और राजस्थान हाई कोर्ट के भी ये फॉर्मर जज थे। और 30 मई 2011 को ये एलिवेटेड हुए थे जज के रूप में। अब इन 3 जज की जो बेंच बैठी थी, जो 3 जजों ने ये निर्णय सुनाया था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम इस केस के माध्यम से जो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई है उसका हम पर्पज ही नहीं देख पा रहे कि पुलिस का पर्पज क्या था, इन्वेस्टिगेशन का मकसद क्या था। पुलिस ने जो स्टोरी सुनाई कि एक 2 भाइयों के डिस्प्यूट की, एक लैंड डिस्प्यूट की एक स्टोरी के रूप में इसको मेंशन किया था, तो पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने एक क्वेश्चन मार्क पुट अप किया कि पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी से वो संतुष्ट नहीं थे और जो पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। सेकंड जो बेंच ने बोला कि लास्ट सीन बाय एनीवन नॉट डिफाइंड, कहते हैं कि जब यह मास मर्डर किया गया, गांव में किया गया, तो गांव में करने के बाद वहां की जो गांव के लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं या मोब है, उनमें से किसी ने भी क्या इसको नहीं देखा या कोई भी ऐसा विटनेस नहीं बनाया गया जिसने इस क्राइम सीन को देखा हो, सर्कमस्टांसिस को देखा हो, तो वो एक डिफाइन नहीं था। और दूसरी बात, जब गंभीर सिंह को अरेस्ट किया गया, वो रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया गया, उसके सारे जो कपड़े थे वो खून से लथपथ थे, ये पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया था। और वो जो घर से रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर दूरी पर था, यानी कि वो 10 किलोमीटर तक, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये क्या वो 10 किलोमीटर तक रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही घूमता रहा और उसको किसी ने नहीं देखा, और उसके खून के लथपथ कपड़े हुए थे और उसने उस कपड़े को बदलने की चेष्टा भी नहीं की, और तुमने वो सारा का सारा मतलब उसको वहीं रेलवे स्टेशन से उसको पकड़ लिया। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जो वेपन कोलेक्ट किए गए थे, जो क्राइम ऑफ सीन जहां ये क्राइम हुआ था और जो वहां पे जो वेपन कोलेक्ट किए गए थे, जहां पर कुल्हाड़ी और कटारी एक मिली थी, तो उसको जो
ब्लड ग्रुप, जो फैमिली मेंबर का ब्लड ग्रुप से मैच नहीं किया गया था। सबसे लूज पॉइंट कि जो फैमिली का मर्डर हुआ था, उस फैमिली के मर्डर पर जो कुल्हाड़ी और कटारी से मर्डर किया गया था, उसके साथ उसके ब्लड सैंपल को मैच नहीं किया गया था। और साथ ही साथ जो वेपन थे उनको एक अच्छी सील उसमें नहीं रखा गया था, प्रोटेक्शन में नहीं रखा गया था, उसको ऐसे ही इधर उधर फेंका गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किस हथियार से किसको मारा गया, किस हथियार से किसको मारा गया और किस हथियार का किस किस के लिए प्रयोग हुआ, वो भी रिपोर्ट में मेंशन नहीं था। यानी कि जो चौथा था, जो सबसे मेन पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा तथ्य को सही से देखा नहीं गया। और जो सबसे मेन पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने जो एक बात कही, कहते हैं कि पुलिस के द्वारा जो जांच की गई थी वो बड़े लापरवाह ढंग से की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की इतनी बात, जो कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, जिसमें यह बताया गया कि इस मास मर्डर के अंदर, जिसमें एक फैमिली के 6 मेंबर का मर्डर हो जाता है और एक कंप्लेनेंट, जो इसमें कंप्लेनेंट था वो पुष्पा का भाई था, जिन्हें शक के आधार पर एक कंप्लेन दी थी कि इसका मर्डर गंभीर सिंह ने ही किया है और उसके साथ दोस्त ने ही किया है। अब मैं आपको इसको रिलेशन की एक स्टोरी बताता हूँ कि इसको हम कैसे फैक्ट के साथ रिलेशन करेंगे। जो हमारा साक्ष्य अधिनियम है, जो हमारा एविडेंस एक्ट था जो पहले, और अब साक्ष्य अधिनियम बन चुका है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसके अंदर एक कन्वेंशन जो स्टेटमेंट दी जाती है पुलिस के सामने, उसको कन्फेशन बोलते हैं, कि हम कन्फेस कर रहे हैं पुलिस के सामने कि हमने इस तरह का कोई कार्य किया है। पहली बात, पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट कोई उसकी वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरे सर्कमस्टांसिस के साथ, फैक्ट के साथ पूर्ण रूप से रिलेट नहीं कर जाती 100%। और पुलिस के द्वारा दी गई स्टेटमेंट कभी भी कोर्ट में एडमिशनेबल नहीं होती, यानी कि उसको इनएडमिशनेबल बोलते हैं। यानी कि कोर्ट के सामने उसको, यानी कि वैल्यू 100% नहीं दी जाती, उसको फैक्ट और सर्कमस्टांसिस के साथ रिलेट किया जाता है। अगर फैक्ट और सर्कमस्टांसिस के साथ पूर्ण रूप से रिलेट होती है, तब उसकी बातों को सोचा जाता है कि, क्योंकि पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट में भी प्रेशर के अंदर हो, इंड्यूसमेंट के अंदर हो, कोई प्रलोभन दिया गया हो, या फिर दबाव में दी गई हो। तो इसलिए हम, जो कानून के निर्माता थे या जिन्होंने ये कानून बनाया, तो उन्होंने इस कंसेप्ट को क्यों इसमें रखा, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी कभी जो इंसान है प्रेशर के अंदर अपनी स्टेटमेंट या दबाव के अंदर स्टेटमेंट दे देता है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर, पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। सेकंड चीज इसके अंदर क्या हुई, जो कन्फेशन किया गया, एफआईआर। अब एफआईआर को भी आप रिलेट कर सकते हो कि एफआईआर का जो एविडेंस की वैल्यू क्या होती है। अब इस केस के मुताबिक अगर हम जजमेंट करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम इस केस के हिसाब से अगर हम अपनी जजमेंट निकालते हैं, तो एफआईआर की भी कोई एविडेंस की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जो जो स्टोरी कंप्लेनेंट ने बताई होगी, उसी के आधार पर किसने इन्वेस्टिगेशन की गई होगी, और जो एफआईआर लॉन्च की गई कि हाँ मर्डर हुआ, लेकिन मर्डर किसने किया, वो शक के आधार पर था। तो यह शक के आधार पर तो गंभीर सिंह तो थे, वो बाजित बरी हो गए, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे बरी कर दिया। तो क्वेश्चन मार्क यह भी आता है कि एफआईआर की भी अपने आप में कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं होती। और एक चीज, पुलिस के द्वारा पुलिस के सामने दिया गई स्टेटमेंट की भी कोई वैल्यू नहीं होती। ये हमारा साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी कहता है, और जो हमारा एविडेंस एक्ट था वो भी यही कहता था। तो आज हमने इस केस के माध्यम से यह समझा कि एक इंसान की लाइफ को, जो गंभीर सिंह था, जो बाद में 13 साल के बाद हमारी देश की सर्वोच्च अदालत ने उसे बरी कर दिया, यानी कि एक्विट कर दिया, और हमारे एक क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे ढंग से नहीं की गई, इन्वेस्टिगेशन अच्छे ढंग से नहीं की गई, इन्वेस्टिगेशन अच्छे ढंग से नहीं की गई, पुलिस ने लापरवाह ढंग से यह कार्य किया। क्योंकि जब भी कोई मर्डर केस होता है, उसके वेपन को एक एक सील बंद एनवलप में पैक करके रखा जाता है, ताकि उस पे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं या फिर उस पे जो ब्लड ग्रुप होता है वो मैच कराया जाता है, फोरेंसिक लैब से फोरेंसिक भेजे जाते हैं। ना तो उसकी रिपोर्ट का मैच किया गया, ना जो ऑटोप्सी की गई होगी, जो पोस्टमार्टम किया गया हुआ, पोस्टमार्टम में उसकी हालात, उसका ब्यौरा, उसकी सारी चीजें, वो सब इससे मैच की जाती है, वो मैच नहीं की गई थी। और जो पुलिस ने स्टोरी बताई थी कि हमने इसे रेलवे स्टेशन पर अरेस्ट किया, वो रेलवे स्टेशन पर अरेस्ट करने का जो मतलब था कि 10 किलोमीटर एक इंसान जिसने मास मर्डर किया हो और वो अपने खून से लथपथ कपड़े भी रखेगा, और वहां से पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया। तीसरी बात, वहां पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला विलेज के अंदर जो यह बता पाए कि यही आरोपी है,
यही इसने ही खून किया है या इसने ही मर्डर किया है, पूरे गांव में से कोई भी एज ए विटनेस नहीं मिला। चौथी बात जो उसने उन्होंने बोली जज ने कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पज ही नहीं क्लियर हो रहा, यानी कि जो पुलिस के द्वारा स्टोरी बनाई गई वो फेक स्टोरी थी, उसके आधार पर इसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबूतों के अभाव में और पुलिस के द्वारा की गई लापरवाह ढंग से जांच को कटघरे में खड़ा करते हुए इस केस को सोल्व किया और गंभीर सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया, एक्विट कर दिया।